एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको ये सीरीज एमपी टॉप 5 पसंद आ रही होगी। आपको कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं और मेहनत करूंगा आपकी तैयारी को, आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो चलिए एमपी टॉप 5 की आज की सीरीज में हम बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो एमपी या इंडिया लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस को टच करती हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्ष 2023-24 में मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? मेरी सिंपलेस्ट वे में बताऊं, जो स्पाइसेस होती हैं, मसाले होते हैं, उसमें पूरे इंडिया में एमपी का प्रोडक्शन की रैंकिंग पूछी गई है। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, प्रोडक्शन ऑफ द स्पाइसेस इन द ईयर 2023 एंड 24। ठीक है, तो यहां पे आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एमपी अभी तक आपके लिए टाइगर स्टेट था, ठीक है, और एमपी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है, नदियों का माइका, ठीक है। तो प्लीज ऐसे जितने भी नाम हैं एमपी के, ठीक है, डायमंड स्टेट, ये सब आप कमेंट में करके बताइएगा मेरे को। और एक नया नाम जो एमपी के साथ जुड़ गया है वो मैं आपको अभी बताता हूं, वो है मसाला स्टेट। मसाला स्टेट या इसी को स्पाइस स्टेट भी बोल सकते हैं, वैसे तो मसाला स्टेट ही वर्ड यूज किया जाता है। मध्य प्रदेश बन चुका है मसाला स्टेट या स्पाइसेस स्टेट, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा मसाला का प्रोडक्शन, स्पाइसेस का प्रोडक्शन एमपी कर रहा है। 2023-24 के रिपोर्ट्स के हिसाब से एमपी गॉट फर्स्ट रैंक। एमपी मसालों में, प्रोडक्शन ऑफ स्पाइस में फर्स्ट रैंक है। सेकेंड रैंक कौन है? सेकेंड रैंक यदि आपको याद करना है तो राजस्थान को सेकेंड रैंकिंग मिली है। तो अब हमारे एमपी को, जैसे दलहन और तिलहन आप जानते हैं, उसमें हम नंबर 1 आते हैं, ठीक है। सोयाबीन स्टेट है हम लोग, सोयाबीन में हम नंबर 1 आते हैं। अब हमारे जो फार्मर भाई एंड बहन है, किसान भाई बहन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा आय स्पाइसेस से भी आ रही है, ठीक है, जिसमें मसाला हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे इंडिया में। जिसमें मिर्च, यदि हम बात करें मिर्ची में, हम पूरे देश में नंबर 2 में आते हैं। यदि मैं आपको मिर्ची की रैंकिंग बताऊं, मिर्ची प्रोडक्शन में हम एमपी में, मतलब इंडिया में सेकंड रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। आपके किसी एग्रीकल्चर आंसर में या आपके प्रीलिम्स से किसी क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ सकता है कि एमपी मसाला स्टेट है। 2023-24 के रिपोर्ट के हिसाब से एमपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है स्पाइसेस का पूरे देश में, जिसमें मिर्ची सेकेंड नंबर पे है इंडिया में एमपी का। तो ये प्लीज याद रखिएगा, मसाला स्टेट हो गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये मैं आपको बता ही रहा था। इंस्टाग्राम, ट्विटर में बहुत सारी फोटोज आती रहती है एमपी गवर्नमेंट की, उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन उससे डायरेक्टली बन जाते हैं। तो ये टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल में आप मोदी जी की फोटो देख सकते हैं, मोहन यादव जी की फोटो देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास हर क्षेत्र को का समग्र विकास, ठीक है। मसाला फसलों के उत्पादन में देश में नंबर 1 आया मध्य प्रदेश। 54 लाख मेट्रिक टन के मसालों का उत्पादन हुआ। ये डेटा आपको मेंस के लिए काम आ सकता है यदि आप कोट करना चाहें, ठीक है, लेकिन कभी कभी डेटा पूछ लेता है प्रीलिम्स, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिर्च उत्पादन में देश का दूसरा स्थान, तो ये एमपी गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल में डाला है, तो हमको वहां से क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ देखते रहा कीजिए जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया पे विजिट करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में आईसर कहते हैं, यदि आपने सुना होगा, ISSER, ठीक है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडियन लेवल की। हाल ही में आईसर द्वारा मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च सेंटर, सोलर, यहां पे लिखा होगा सोलर एनर्जी रिसर्च सेंटर बनाने की बात हुई है। मतलब एमपी में पहला सोलर एनर्जी रिसर्च सेंटर बन रहा है। एमपी में ये पहला जो सोलर एनर्जी रिसर्च सेंटर बन रहा है आईसर द्वारा, ये कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा भोपाल को सोलर सिटी बोला जाता है, ठीक है। एमपी सोलर स्टेट है, ठीक है, बहुत सारे नाम से एमपी को जाना जाता है, सभी नाम आपको बनने चाहिए। भोपाल में आईसर का
रिसर्च सेंटर है, ठीक है। एक गांव का नाम लूंगा, भौरी गांव। क्या का नाम ले रहा हूं मैं? विलेज भौरी, BHAURI, ठीक है। तो आइसर भोपाल विलेज भौरी में ये सोलर एनर्जी रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। तो प्लीज याद रखिएगा, वेयर इज द फर्स्ट सोलर एनर्जी रिसर्च सेंटर ऑफ MP इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड। 2 से 3 साल लगेंगे। 2 से 3 साल में मध्य प्रदेश के पास अपना सोलर एनर्जी रिसर्च सेंटर होगा, जो भोपाल के भौरी विलेज में बनाया जा रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। भौरी विलेज भोपाल, ठीक है। ये उसकी एक फोटो है, ठीक है, आइसर भोपाल, ठीक है, जो लोग भोपाल से रहने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने रिसर्च काम किया है। आइसर एक टॉप इंस्टीट्यूट है रिसर्च फेलोशिप में, ठीक है। तो आइसर भोपाल भौरी द्वारा ये रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। MP का पहला सोलर एनर्जी रिसर्च सेंटर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके प्रीलिम्स के लिए और किसी भी व्यापम एग्जाम, MP से रिलेटेड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदुस्तान का दिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो मतलब MP टूरिज्म की बात है। अभी हाल ही में निम्न में से किसी एक को मध्य प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रिसेंटली हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MP टूरिज्म। मध्य प्रदेश टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम आप सभी को पता ही होगा। हमारे स्त्री 1 स्त्री 2 के शानदार कलाकार पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है MP टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पंकज त्रिपाठी बहुत ही रिनोन्ड एक्टर हैं, ठीक है। आपने अभी हाल में ही उनकी बहुत से मूवीज या सीरीज देखी होगी, ठीक है। MP में स्त्री का शूटिंग भी हुई है। MP में बहुत सारी आज की डेट में फिल्म टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे आय बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो MP आज की डेट में बहुत सारे फिल्म शूटिंग का केंद्र भी बनता जा रहा है। या आप अपने मेंस के आंसर में हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे लिख सकते हैं। तो MP टूरिज्म हिंदुस्तान का दिल देखो का ब्रांड एम्बेसडर हमारे पंकज त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कमीशन के क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस CAG कौन बना, महाआयुक्त कौन बना, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ऐसे क्वेश्चन MPPSC अक्सर पूछता आया है। और अच्छे खासे क्वेश्चन जब कमीशन अलग यूनिट 10 में आया करता था तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अभी भी पॉलिटी में ये टॉपिक है, तो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। तो अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आज आप देख रहे हैं मेरे साथ, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक मतलब CAG का पदभार किसने ग्रहण किया है? मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी रिपीट कर देता हूं। रिसेंटली हु टुक द चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्लीज याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, कभी कभी गलतियों से आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोल सकते हैं। कंट्रोलर ये गलत शब्द है। CAG में C का मतलब कंट्रोलर नहीं होता है, कॉम्प्ट्रोलर होता है। CMPTROLLER, कॉम्प्ट्रोलर। CAG की जो पोस्ट है ना, वो ब्रिटेन से ली गई है। आपने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा होगा अपनी तैयारी में, तो वहीं कहीं एक CAG की पोस्ट बनाई गई थी। हालांकि ये पोस्ट पहले से है, ठीक है। एडवर्ड डुमोंट इससे पहले ही हमारे CAG थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। तो ये पोस्ट को नाम चेंज किया गया था 1935 एक्ट से, लेकिन इससे पहले की ये अकाउंट ऑडिटिंग की पोस्ट थी। तो कहीं ना कहीं CAG की जो पोस्ट की धारणाएं हैं जो इंडिया में ली गई, ये ब्रिटेन से ली गई हैं। मतलब CAG हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन का मॉडल है। अब ब्रिटेन और इंडिया के CAG मॉडल में कुछ डिफरेंस है, चलिए जानते हैं उसको। थोड़ा आपकी रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में CAG पे क्वेश्चन आता है। CAG ब्रिटेन में और CAG इंडिया में, मान लो आपके पास मेंस का एक सवाल आ जाए कि CAG ऑफ इंडिया और ब्रिटेन में क्या अंतर है, तो पहली बात हमने क्लियर है कि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ये मॉडल, ये पोस्ट ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में ये एक मिनिस्टर होता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ब्रिटेन में CAG एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर होता है, लेकिन इंडिया में CAG मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है।
ये एक पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट है और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। जैसे इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, वैसे ही सीएजी इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये एक मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, ना कि मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट होता है, लेकिन सीएजी एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है। तो पहला डिफरेंस आपको पता चल गया। दूसरा, ब्रिटेन में सीएजी कॉम्प्ट्रोलर भी होता है और ऑडिटर भी होता है। कॉम्प्ट्रोलर भी होता है, ऑडिटर भी होता है। लेकिन इंडिया में इनका नाम पे कॉम्प्ट्रोलर तो आता है, लेकिन ये कॉम्प्ट्रोलर नहीं होते हैं। ये बस इंडिया के ऑडिटर हैं, इंडियन अकाउंट्स के, गवर्नमेंट अकाउंट के ऑडिटर हैं। और सबसे हाईएस्ट पोजीशन है इनकी ऑडिटिंग स्पीयर में, ठीक है। मतलब सीएजी में कॉम्प्ट्रोलर इंडिया में नहीं है, ऑडिटर हैं बेसिकली, ठीक है। अब कॉम्प्ट्रोलर क्या होता है, देखिए एक्चुअली क्या है ना, ब्रिटेन में जब कोई भी पैसा ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट के अकाउंट से 1 रुपए भी निकालना होता है ना, तो हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां बिल पास हुआ, मनी बिल कहते हैं, ठीक है। मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो मनी बिल पास हुआ लोकसभा राज्यसभा में, हालांकि राज्यसभा की उतनी पावर होती नहीं, आप सभी को याद रहना चाहिए। मनी बिल पास हुआ, मनी बिल पास होने के बाद अल्टीमेटली वो पैसा उस डिपार्टमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल जाता है। लेकिन वहां पे किसी की साइन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलमोस्ट बिल पास हो चुका है, प्रेसिडेंट एसेंट पहले से ही रहता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में वहां पे सीएजी को साइन करना पड़ता है, मतलब सीएजी की साइन से पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डिस्पर्स किया जाएगा। तो ही इज कंट्रोलिंग व्हाट, फंड का आदान प्रदान या फंड का डिस्पर्समेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, सीएजी कंट्रोल नहीं करती, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सीएजी के ब्रिटेन और इंडिया मॉडल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये इंडिया में एक पोस्ट है, एक पब्लिक पोस्ट है, पब्लिक सर्वेंट है, आईएएस बनते हैं, ठीक है। और इनकी अलग से एक स्पेसिफिकेशन है, ना कि मिनिस्टर, वहां पे मिनिस्टर है, यहां पे बस ये ऑडिटर हेड है, यहां पे ये कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर है। कॉम्प्ट्रोलर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सीएजी के बारे में पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए और थोड़ा डिवाइस कर लेते हैं। आर्टिकल सीएजी का कौन सा है, आर्टिकल 148। इसके बाद के भी आर्टिकल 149, 150 सीएजी से रिलेटेड है, याद कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सैलरी कैसे होती है, क्या होती है, मैं कुछ बेसिक रिवीजन करवा देता हूं आपका। तो आर्टिकल 148 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भाई आपके पास एक सीएजी साहब होने चाहिए, ठीक है। ये वॉचडॉग होंगे, वॉचडॉग जो ध्यान रखेंगे, ठीक है, नियंत्रण रखेंगे, ठीक है, किस पे, पब्लिक पर्स पे। पब्लिक पर्स मतलब पब्लिक का पैसा, मतलब इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां पे हमारे टैक्स का पैसा जाता है, हम जो टैक्स देते हैं, हम जो डिफरेंट लेवाई हम पे टैक्स लेवी होते हैं, वो सब पैसा पब्लिक का पैसा है, ठीक है। इन सबको ऑडिट करने का, कंट्रोल करने का नहीं, ऑडिट करने का सबसे हाईएस्ट पोजीशन है सीएजी की, ठीक है। तो आपने ये सीखा कि इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के ये हेड है। एक चीज याद रखिएगा, अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। देखिए अकाउंटिंग होता है रोजमर्रे की बुक्स कीप करना, मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा मेरे पास आया, आज इतनी कोचिंग में इतना फंड आया, इतने की हमने किताब बेची, इतने का कोर्स बेचा, आज इतना खर्चा हुआ चाय पानी XYZ में, ये अकाउंटिंग होती है, रोज रोज की अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट को मेंटेन करना। लेकिन इसको चेक करना कि जो लिखा है अकाउंट बुक में क्या वो सही है, किसी ने 5 रुपए का बिल 50 रुपए तो नहीं कर दिया, ठीक है। जैसे आपको याद होगा बचपन में आप चंदा लेते थे और चंदा लेने के बाद कुछ पैसा आपका हो जाता था, कुछ आप डिस्पर्स करते थे, मतलब किसी प्रकार का लीकेज ना हो, किसी प्रकार का पब्लिक फंड का मिसयूज ना हो। तो सीएजी वो हाईएस्ट पोजीशन है जो ऑडिटिंग का काम करती है, ठीक है। पहले ऑडिटर जनरल या सीएजी इंडिया के कौन थे, तो 1860 में एडवर्ड डुमोंड, प्लीज याद रखिएगा, 1860 में एडवर्ड डुमोंड पहले ऑडिटर जनरल थे। सीएजी उस समय नाम नहीं बोलते थे, फर्स्ट ऑडिटर जनरल, ये शब्द आप देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी हाल में ही
चेंज हुआ है जो क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अभी हाल में ही कौन बन गए हैं नेक्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा के संजय मूर्ति। क्या याद किया आपने? के संजय मूर्ति। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सॉरी। के संजय मूर्ति हमारे देश के 15वें, हमारे देश के 15th सीएजी, हमारे देश के 15वें सीएजी कौन बन गए हैं आपके? के सूर्य मूर्ति। इसके पहले कौन थे? 14th गिरीश चंद्र मुर्मू। प्लीज याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू 14th सीएजी थे। 15th सीएजी जो हाल में ही बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है, के संजय मूर्ति। ठीक है, अक्सर ये पोस्ट आईएएस ऑफिसर्स को ही मिलती है। यूपीएससी के टॉप हायरार्की में जितने भी बड़े सेक्रेटरीज होते हैं, बड़े पोजीशन में अक्सर देखा जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आईएएस ही बनेंगे, लेकिन अक्सर ये आईएएस लॉबी का ही कोई मेंबर होता है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा सीएजी 15 सीएजी कौन है? के संजय मूर्ति। इनको अपॉइंट कौन करता है? अगला बड़ा सवाल, एमपीपीएससी का सबसे बड़ा सवाल, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीएजी को। निकाल कौन सकता है? प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है और प्रेसिडेंट की हैंड एंड सील से अपॉइंट होते हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्शन रहता है क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटी हैं। लेकिन इनको निकालने के लिए प्रेसिडेंट की तुरंत जरूरत नहीं पड़ती। पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में आपको 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ेगा रिमूवल का, लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर देगी, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, तो सीएजी या इलेक्शन कमिश्नर या आपके जज को निकाला जा सकता है। तो निकालने की प्रक्रिया क्या है? वही सुप्रीम कोर्ट जज वाली। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है, वैसे ही सीएजी को रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूवल इनका कैसा होता है? जिस तरह से आप किसी भी जज को निकालते हैं, और वही सेम प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला बड़ा सवाल जो यहां पे आपका बनता है कि क्या ये रिटायरमेंट के बाद, जैसे जीसी मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, रिटायरमेंट के बाद क्या ये एलिजिबल है किसी और गवर्नमेंट पोस्ट के लिए? नहीं। सीएजी की ऐसी पोस्ट है जहां पे क्विड प्रो क्यो हो सकता है। क्विड प्रो क्यो मतलब तुम मेरे लिए कुछ कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर लेता हूं, मैं आंखें बंद कर लेता हूं, तुम्हारी ऑडिटिंग अच्छी तरह नहीं करता हूं, तुम मेरे को कुछ बड़ा कुछ गवर्नमेंट पोस्ट दे देना। तो ऐसा ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। तो ऐसी कुछ पोस्ट में हम इनएलिजिबल कर देते हैं अपने सर्वेंट्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को, कि आप कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ले सकते। तो सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी गवर्नमेंट पोस्ट। कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए सीएजी नहीं एलिजिबल होता है। एक और सवाल जो एमपीपीएससी पूछ सकता है कि इनका टेन्योर क्या होता है? सर, टेन्योर होता है 6 साल का, और जो एज ऑफ रिटायरमेंट होती है 65 साल की। मतलब यदि जीसी मुर्मू जी या के संजय मूर्ति जी कोई भी सीएजी है, या तो वो 6 साल का पूरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके पहले यदि 65 साल की उम्र हो जाती है उनकी, तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो मतलब 6 years 65 एज जो भी पहले आ जाए, ये उनका टेन्योर माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं, ठीक है। सीएजी के बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स अभी आपके साथ डिस्कस किए, प्रीलिम्स रिलेटेड, मेंस के भी कुछ पॉइंट्स बताए, लेकिन सीएजी आज ही जैसे ही ये वीडियो देखें आप तुरंत लक्ष्मीकांत खोलिएगा, अपने टीचर्स के नोट्स खोलिएगा। यदि आप उत्कर्ष में पढ़ रहे हैं तो यश दुबे सर हैं, डीजे सर हैं, मैं हूं, हम तीनों पॉलिटी पढ़ाते हैं। तो आप हमारे नोट्स जो हमसे पढ़े हैं, आप उसमें जाके सबसे पहले सीएजी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उसको जाके रिवाइज कीजिएगा। आर्टिकल 148 के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं, 49, 50 भी देख लीजिएगा। नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स क्या होता है? नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स का सर्टिफिकेट सीएजी देता है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होती है, ठीक है। स्टेट की कौन करता है ऑडिटिंग, ठीक है। ट्राइब्स की या जो पंचायती राज सिस्टम है उसका कौन करता है, ये सब चीजें प्रोविजन के साथ देखिएगा। इसी में आपको याद करना पड़ेगा, यहीं पे आपके क्वेश्चन आएंगे मेंस में। पावर ऑफ सीएजी, फंक्शन ऑफ सीएजी, प्लीज याद रखिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं मेंस में, आप लिख के तो आते हैं, फिर आप बोलते हो कि यार मेरे को नंबर नहीं मिला, आपने गलत लिखा। सीएजी का पावर होना
और सीएजी का काम होना दोनों अलग चीजें होती हैं। सीएजी की क्या क्या पावर है, क्या क्या वो अथॉरिटी रखता है, और सीएजी का काम क्या है, ऑडिटिंग करना। ठीक है, सीएजी की पावर क्या है कि वो सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ये उसकी पावर है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन तो उसे ऑडिटिंग करना हुआ, ठीक है, सर्टिफिकेट देना हुआ नेट प्रोसीड का। तो प्लीज याद रखिएगा दोनों में अंतर होता है। जब 7 मार्कर में पावर पूछता है, आप फंक्शन लिख के आते हो तो आपको नंबर क्यों मिलेगा? तो छोटी छोटी चीजें हैं सर, क्योंकि प्रीलिम्स में तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसका आंसर सी है या बी है, लेकिन मेंस में आप सब्जेक्टिविटी के साथ रहते हैं। यदि आपने सवाल अच्छी तरह नहीं समझा तो आप जो लिखोगे अपने मन से लिखोगे या अपने जो भी आपने समझा उसके हिसाब से लिखोगे, क्या वो सटीक होगा? नहीं। यहीं पे मेंस में बहुत बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो प्रोविजन, आर्टिकल, पावर और फंक्शन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है सीएजी के अच्छे काम। विनोद राय जी के बारे में आप जानते होंगे, 2G स्कैम, कोल स्कैम, बहुत सारे स्कैम्स के बारे में, मतलब सीएजी की वर्किंग, सीएजी के गुड विल्स के बारे में आपको याद होना चाहिए, जो आप लिख सकते हो। और एक सबसे बड़ा सवाल जो मेंस में बनता है, सीएजी के चैलेंजेस। सीएजी के क्या क्या चैलेंजेस है? सीएजी को टीम नहीं मिलती, ठीक है, सीएजी टोटली इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करता, ठीक है, ये एक पेपर टाइगर है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चैलेंजेस हैं इसके साथ। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है इनका अपॉइंटमेंट, तो कभी कभी देयर इज चांस कि वहां पे कुछ क्विड प्रो क्यों हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो सीएजी के पावर, फंक्शन और चैलेंजेस के बारे में जरूर पढ़िएगा। सीएजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक मैंने उत्कर्ष क्लासेस में ही, एमपीपीएससी उत्कर्ष क्लासेस में आप यदि सर्च करोगे, मैं कमेंट में लिंक भी डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैंने सीएजी पूरा पढ़ाया है उत्कर्ष के इसी यूट्यूब चैनल में। तो एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, इसका कंक्लूजन मेरे को याद आ रहा है कि सीएजी वॉच डॉग से लैप डॉग ना बन जाए, इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के आर्टिकल्स है। वॉच डॉग मतलब जो एकदम विजिलेंट रखे, वॉच डॉग, और लैप डॉग मतलब पालतू कुत्ता जो आपके गोद में बैठ जाए। यदि कोई जिसको काम दिया गया है रक्षा करने की, वो यदि किसी का लैप डॉग बन जाए तो देश बहुत संकट में आ सकता है। तो कभी कभी आप देख सकते हो ये चैलेंजेस हैं, कैसे गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है कि ये सीएजी पावरफुल पोजीशन में रहे। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि इनकी सैलरी नहीं काटी जा सकती, इनको कभी भी नहीं निकाला जा सकता, इनकी जो सैलरी है, अलायंस है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होते हैं, इसमें वोटिंग नहीं होती। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीएजी के लिए तैयार करना है। यदि आपने ये सीएजी के जो पॉइंट्स तैयार कर लिए तो आप मेंस लेवल पे यूपीएससी लेवल तक तैयार कर लोगे। यूपीएससी में थोड़े केस स्टडीज ज्यादा रहते हैं, लेकिन बेस यहीं से बनता है। और जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए प्लीज याद रखिएगा। तो ये सीएजी बड़ा इंपॉर्टेंट था। और सीएजी का जो ये सवाल आप देखे, के संजय मूर्ति हमारे देश के नए सीएजी हैं, 15 सीएजी हैं के संजय मूर्ति, तो प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां मनाया जा रहा है या कहां होने की बात है। ठीक है, तो 18th प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2025 कहां पे हो रहा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े प्रवासी मतलब एनआरआई, सबसे बड़े प्रवासी जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, एनआरआई, ठीक है, या आप पीआईओ बोल सकते हो, ओसीआई बोल सकते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो लोग इंडियन हैं लेकिन इंडिया के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के बाहर रह रहे हैं और अभी भी इंडियन सिटीजन है तो वो एनआरआई हुए। ठीक है, कि हमारे काका चाचा एनआरआई हैं, कनाडा में रहते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारी क्या बोलते हैं नागरिकता ही छोड़ दी है, तो इंडियन तो नहीं है, क्योंकि नागरिकता आप एक ही रख सकते हो इंडिया में, लेकिन है तो इंडियन ओरिजिन के, है ना, बाप दादा इंडिया के थे, बच्चों अमेरिकन हो गए, ऑस्ट्रेलियन हो गए, तो है तो इंडियन, खून तो है इंडियन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको देश की याद दिलाई जाए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग, बड़े बड़े इनोवेशन में, बड़े बड़े पोजीशन में, तो यदि वो हमारे देश के रूट से वापस कनेक्ट हो जाएं, जिस तरह गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, देश के सबसे बड़े प्रवासी भारतीय एनआरआई जब देश लौटे थे, याद होगा आपको 9 जनवरी 1915, ये वो दिन है जब गांधी जी इंडिया वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका में झंडे गाड़ के।
उसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने देश भ्रमण किया। उसके बाद शुरू हुई गांधीयन रिवॉल्यूशन, जिसमें आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, 3 सत्याग्रह गांधी जी का, और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मैं ये नहीं कहता गांधी जी अकेले थे, लेकिन गांधी जी का जो योगदान है, ठीक है, वो बहुत भारी है, बहुत अच्छा खासा है। बाकी हमारे जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, सबकी अपनी भूमिकाएं हैं, और इन सब की भूमिका के कारण आज हम खुले सांस ले पा रहे हैं। हम लोग को इतनी सारी फंडामेंटल राइट्स है, और हम आजाद हैं, आजाद हैं दिल से, आजाद हैं अपनी ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए। तो 9 जनवरी 1915 गांधी जी इंडिया लौटे, इसी दिन को याद करने के लिए, इसी दिन को याद करने के लिए। और ये जो मैंने आपको बताया ना, बाहर के लोगों को इंडिया से वापस कनेक्ट करने के लिए है, सब इकोनॉमिक्स ही। वो आएंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, तो ये सब चीजों के लिए 2003 में 2003 यस ठीक है 2003 में पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा। अच्छा, ये किसने सजेस्ट किया? 2002 में एक कमेटी बैठी थी, एलएम सिंघवी कमेटी, सुना होगा इसके बारे में आपने। एलएम सिंघवी कमेटी 2002 में रिकमेंड करती है कि आपको अपने प्रवासियों के लिए कुछ करना चाहिए, एक कनेक्ट क्रिएट करना चाहिए। जैसे आपके कॉलेज में एलुमनाई होते हैं, जैसे मैं एनआईटी से हूं, आप आईआईटी से होंगे, या आप किसी कॉलेज से होंगे, या ये तो मेरा स्कूल है, ये तो मेरा कॉलेज है। आप कनेक्ट तो करते हैं कि यार यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री लैब हुआ करता था, आज लेकिन मैं बड़ा आदमी हूं तो चलो मैं फंड कर देता हूं यहाँ के लिए, केमिस्ट्री लैब के लिए। तो बेसिकली ऐसा कुछ नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एलएम सिंघवी ने 2002 में रिकमेंडेशन दिया कमेटी ने कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। और 2003 से शुरू हो गई हमारी कहानी भारतीय प्रवासी दिवस की। इसका 18वां एडिशन 2025 में होना है। उसके आंसर से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले वाला 17वां भारतीय प्रवासी दिवस इंदौर में हुआ था, यदि आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले। ये 25 है, 2023 में इंदौर में हुआ था 17वां भारतीय प्रवासी दिवस। मतलब हर 2 साल में ये इवेंट मनाया जाता है। तो एक और चीज आपकी क्लियर हो गई, हर 2 साल में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 17वां इंदौर में हुआ था, आप सभी को याद होगा। 18वां हो रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट की मदद से भुवनेश्वर में। तो प्लीज याद रखिएगा, इस बार का भारतीय प्रवासी दिवस जो 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में मनाया जाएगा, 2025 नए साल में 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा वो होगा भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा, क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की इकोनॉमिक्स कहानी है, डीप रूटिंग की कहानी है, ये चीज याद रखिएगा। डेट याद रखिएगा, गांधी जी का ये आना याद रखिएगा, एलएम सिंघवी कमेटी याद रखिएगा। पहला 2003 में हुआ था, इंदौर में इससे पहला वाला हुआ था, तो प्लीज याद रखिएगा। एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, थीम। जो भी बड़े बड़े दिन होते हैं ना, उसकी थीम एमपीपीएससी पूछ लेती है। यदि मैं हिंदी में बताना चाहूं आपको ये थीम, तो विकसित भारत में संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में, विकसित भारत के संकल्पना में, विकसित भारत के संकल्पना में प्रवासी भारतीय का योगदान। यदि मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूं, विकसित भारत, डायस्पोरा, डायस्पोरा वर्ड होता है, ठीक है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। तो ये इसका थीम है 2025 का। इस थीम को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इस बार का भुवनेश्वर में हो रहा है। चलिए कल के प्रश्न की बात करते हैं। आप सभी ने बहुत सही आंसर दिया, ठीक है। डी अनुराग जैन, जी हां, आप एकदम सही हैं। बहुत सारे कमेंट आए, मैं चाहूंगा और स्टूडेंट जो देखते हैं कमेंट जरूर किया कीजिए, अच्छा लगता है मेहनत करने का, और मेहनत करने का बड़ा मन करता है। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन जी। इसके बारे में डिटेल्स है, ठीक है, जो आपको अपने प्रीलिम्स या मेंस के लिए काम आएगी। हालांकि प्रीलिम्स में ही सवाल बनता है, मेंस में तो नहीं बनेगा। मध्य प्रदेश कैडर के 1989 के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन जी को 30 सितंबर को नियुक्त किया गया, ठीक है। इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वीर राणा का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? वीर राणा। अब कौन है? अनुराग जैन। ये मध्य प्रदेश के कौन से मुख्य सचिव है? 35th मुख्य सचिव है, ठीक है।
ग्वालियर से निवास करते हैं, मध्य प्रदेश से ग्वालियर से ही निवास करते हैं अनुराग जैन जी। तो ये कल का प्रश्न था जो आपने कमेंट में आंसर दिया, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, आज का क्वेश्चन और आज का होमवर्क जो देके जा रहा हूं, होमवर्क तो मैंने वैसे भी दिया है, सीएजी पढ़ना है आपको, और कल होमवर्क दिया था कालिदास पढ़ने के लिए, तो पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आज का क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हाई कोर्ट के न्यू मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एमपी किसको बनाया गया है? तो आज का जो सवाल है आपके लिए ये सामने है, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, और कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना, आपको होमवर्क देना, क्योंकि इसमें बस मेरी मेहनत नहीं, आपकी भी मेहनत लगेगी। मिलके अपने सपनों को पूरा करेंगे। मेरा सपना है मैं जितने ज्यादा बच्चों को उनके सपनों तक पहुंचा सकूं, और आपका सपना है अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। तो सब सपनों की दौड़ है। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस सीरीज को, अपने दोस्तों को बताएं। कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।